हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अचीव द एक्सीलेंस। आप सब देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स का 8वां लेक्चर। इसके पहले वाले यानी 7वें लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस बताया था और स्फेरिकल सरफेस में मैंने कॉन्वेक्स सरफेस लिया था। फर्स्ट केस मैंने बताया था जब रियल इमेज बनेगा तो किस तरीके से फॉर्मूला होता है और उसका प्रूफ किस तरीके से होता है। तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को उसका सेकंड केस बताऊंगा। जब वर्चुअल इमेज बनता है तब फार्मूला क्या होता है, कैसे प्रूव किया जाता है, उसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं रिकॉल करवा देता हूं, और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आई टैप आ रहा है आप जाके देख लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन फार्मूला किस तरीके से होता है और किस कंडीशंस में ये फार्मूला होता है। तो पहले मैं बताता हूँ कि रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है μ2/v माइनस μ1 अपान u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r। ठीक है, यही होता है रिफ्रैक्शन फार्मूला। और ये कब होता है? सबसे पहली बात आप ध्यान देंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट रेयर मीडियम या व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। जब ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में होगा तभी यह फार्मूला लगेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, कब होगा ये फार्मूला? जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा। और दूसरी बात, चाहे इमेज रियल बने या इमेज वर्चुअल बने, ठीक है, इमेज रियल बने या वर्चुअल बने, दोनों ही कंडीशन में फार्मूला यही होता है। इसीलिए कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी यही फार्मूला होता है और कॉन्केव सरफेस के लिए भी रिफ्लेक्शन फार्मूला यही होता है। बात एक पड़ जाती है कि कॉन्वेक्स सरफेस अक्सर जो है रियल इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को पास में ले आते हैं तभी वर्चुअल बनता है, जैसा कि मैं आपको इस केस में बताऊंगा। लेकिन जो कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तभी फार्मूला यही होगा और रियल इमेज बनाएगा तभी फार्मूला यही होगा। लेकिन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट प्लेस रखा होगा रेयर मीडियम में। ये बात नोटेड है, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा रहेगा तभी यह फार्मूला होगा। जब अच्छा क्या होगा जब ऑब्जेक्ट को आप डेंसर मीडियम में रख दें, मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। जब ऑब्जेक्ट को आप डेंसर मीडियम में रख दे रहे हैं तब क्या फर्क पड़ता है? इस फार्मूला तब चेंज हो जाता है। ये फार्मूला तब फार्मूला होता है μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। आपको बात समझ में आई? यहाँ भी वही कंडीशन है, या इमेज या तो रियल बने या फिर वर्चुअल बने, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही कंडीशन में फार्मूला यही होता है। कब? लेकिन जब ऑब्जेक्ट प्लेस रखा होना चाहिए डेंसर मीडियम में। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखेगा तो ये फार्मूला होगा, ऑब्जेक्ट जब रेयर मीडियम में रहेगा तो ये फार्मूला होगा, भले ही इमेज रियल बने या वर्चुअल बने। तो मैंने ये सब बता दिया था पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आई टैप आ रहा है ऊपर, वहां से आप जाके देख लीजिए। देन उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। और मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आपको लेक्चर भी दे दूंगा, लेक्चर का नोट भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस लेक्चर का नोट पड़ा होगा, आप लोग डाउनलोड करके इसे जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड केस है व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। इसके लिए फार्मूला वही होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे छोटा सा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक कॉन्वेक्स सरफेस ले लेता हूँ। ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यह इसका पोल P है। मैंने बताया था आप लोगों को वर्चुअल इमेज कब बनता है। वर्चुअल इमेज जब ऑब्जेक्ट इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास रहेगा, जितने ही पास रहेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। तो मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, O पे, ऑब्जेक्ट O पे है और इधर रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर डेंसर मीडियम है, डेंसर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने रेयर में रखा तो फार्मूला वही वाला होगा। तो और यहाँ से एक रे इंसिडेंट होगी यहाँ पे और थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, और ये पीछे आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, पीछे आती हुई ऐसी लगेगी। और एक रुक जाइए, एक रे यहाँ से लेंगे
और ये कुछ इस तरीके से जाएगी और ये भी पीछे आती हुई जैसे लगेगी, और ये दोनों मिलके यहाँ पे इमेज बना देंगे। इमेज वर्चुअल होगा इस कंडीशन में। इसे मैं ओ कह देता हूँ, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक रे यहाँ से गई और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, पॉइंट यम नाम देते हैं, और यहाँ पे एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा अगर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई जो लाइन है वही नॉर्मल होगी, ठीक है। यह नॉर्मल है, नॉर्मल इसे यम नाम दे देते हैं। और इस पे यहाँ से यम से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं यन, यम यन, यम से एक परपेंडिकुलर यम यन मैंने खींचा। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा। ये एंगल ऑफ ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वह आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को हम आर कहते हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के एंगल को हम अल्फा मानते हैं, अल्फा, ध्यान दीजिएगा ये अल्फा है। और इमेज और इसके प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ इमेज बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके बीच के एंगल को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये नॉर्मल है, और नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के एंगल को हम लोग गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे दो ट्रायंगल देखेंगे ओ एम सी एंड एक ट्रायंगल आई एम सी। तो सबसे पहले मैं इन ट्रायंगल ओ एम सी में देखता हूँ। ओ एम सी में एक्सटीरियर एंगल कौन है, जरा ध्यान दीजिए। ओ एम सी, यह ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का यह एक्सटीरियर एंगल है आई, आई इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आई यह इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल, आई एम सी, आई एम सी। इसमें इन ट्रायंगल आई एम सी, ट्रायंगल आई एम सी में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इसमें एक्सटीरियर एंगल ये रहा आर, आर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बीटा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा आपको, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल हम देख रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एम एन, ओ एम एन, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आई एम एन, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है एम सी एन, एम सी एन। 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे हम अल्फा बीटा और गामा का मान निकालेंगे। अल्फा बीटा गामा मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ओ एम एन में हम tan अल्फा लेते हैं। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एम एन अपॉन बेस ओ एन, तो एम एन अपॉन ओ एन, ठीक है। इसी तरह से tan इन ट्रायंगल आई एम एन, ट्रायंगल आई एम एन में हम tan बीटा लेते हैं, ट्रायंगल आई एम एन, इसमें हम tan बीटा लेंगे। tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एम एन अपॉन बेस आई एन। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर एम एन बेस आई एन, तो एम एन अपॉन आई एन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से इन ट्रायंगल सी एम एन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है सी एम एन, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम tan गामा निकालेंगे। tan गामा यह इक्वल होगा किसके, tan गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन सी, परपेंडिकुलर एम एन बेस एन सी, एम एन अपॉन एन सी, ठीक है। तो हमने यहाँ से tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी हम इसके बाद दिखाएंगे कि अगर अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल एंगल हो तो उस कंडीशन में यह tan अल्फा इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा लिया जाएगा, और tan गामा नियरली इक्वल टू tan गामा नियरली इक्वल टू गामा ले लिया जाएगा। तो यहाँ से हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मिल जाएगी। उसी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट कर देंगे। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ और थोड़ा सा इसके आगे बचा हुआ है, थोड़ी सी प्रोसेस और है, बस उसके बाद प्रूफ होने वाला ये। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर
वेरी स्मॉल एंगल और वेरी स्मॉल एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, tan अल्फा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा। इसी तरह से tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा एंड tan गामा यह नियरली इक्वल टू होगा किसके, गामा के। तो यहाँ से tan अल्फा tan बीटा tan गामा की वैल्यू क्या मिल जाएगी। tan अल्फा हमने निकाला था क्या निकाला था, mn अपान ओएन, सॉरी, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू mn अपान ओएन। इसी तरह से tan बीटा जब बीटा के इक्वल हो गया, इसका मतलब tan बीटा की जो वैल्यू होगी वह बीटा के इक्वल होगी। tan बीटा मैंने यहाँ पे निकाला था mn अपान in, ठीक है। चलिए इसी तरह से मैंने आप लोगों को tan गामा निकलवाया था, तो tan गामा नियरली इक्वल टू होगा किसके, गामा के। तो गामा यहाँ से मिल जाएगा क्या चीज, mn अपान NC। चलिए इन तीनों को इक्वेशन नंबर हम थर्ड कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड का यूज इक्वेशन 1 एंड 2 में करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए इक्वेशन 1 एंड 2 क्या था। इक्वेशन 1 था I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा था, इक्वेशन 1 ये था। और इक्वेशन 2 था R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा रहा होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, चलिए तो इक्वेशन 1 और 2 में इक्वेशन 3 का यूज कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 हमें मिला था, अल्फा की वैल्यू क्या मिली थी, अल्फा की वैल्यू हमें मिली थी mn अपान ओएन। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह mn अपान ओएन, ठीक है, mn अपान ओएन मिला था। इसी तरह से R की रुक जाइए, प्लस गामा की वैल्यू हमें रखनी है। गामा की वैल्यू क्या मिली थी, mn अपान NC मिली थी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, या तो रुक जाइए पहले हम R निकाल लेते हैं। R क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, बीटा इज इक्वल टू mn अपान in निकाला था। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mn अपान in, फिर प्लस ये गामा की वैल्यू क्या है, mn अपान NC। अब हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 से हमें I और R की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ, अगर दो मीडियम है, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 है, देन उस कंडीशन में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम जानते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हम जानते हैं साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू 1 μ2, ठीक है। 1 μ2 हम लोग जानते हैं, और यही इक्वल होगा μ2 बाई μ1 के, ठीक है। μ2 बाई μ1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमको μ1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, μ1 साइन I मिलेगा, इक्वल होगा μ2 साइन R के, अब इसे इक्वेशन नंबर हम 5 कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 5, या फिर रुक जाइए, अच्छा अभी मैंने बताया जब स्मॉल एंगल अल्फा बीटा गामा थे तो वो वैल्यू क्या हो जाता था, tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा, tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, और tan गामा नियरली इक्वल टू गामा। इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल होता है। इसी तरह से साइन I नियरली इक्वल टू I हो जाएगा और साइन R नियरली इक्वल टू R हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ I एंड R, साइन I नियरली इक्वल टू I इक्वल टू μ2 इंटू साइन R नियरली इक्वल टू R। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं मिटाने वाला हूँ, ऊपर मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, I और R की जो वैल्यू आई थी उसे हमें रख लेना है। तो I और R की वैल्यू तो मैंने मिटा दी, लेकिन रुकिए पहले इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे लिखता हूँ μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। यही था हमारा इक्वेशन नंबर 5। I और R की वैल्यू क्या थी, मैं एक बार आप लोगों को देख के बताता हूँ। आई थिंक I की वैल्यू थी आपकी mn अपान ओएन प्लस mn
अपान ओ एन प्लस यम एन अपान एन सी थी, यम एन अपान एन सी थी। और आर की वैल्यू क्या थी? आई थिंक आर की वैल्यू यम एन अपान आई एन प्लस यम एन अपान एन सी रही होगी। ठीक है, आई और आर की वैल्यू हमने यही निकाली थी। आई और आर की वैल्यू इसमें रखेंगे तो म्यू वन आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? यम एन अपान ओ एन प्लस आर की सॉरी अभी और है आगे यम एन अपान एन सी। ठीक है, यह इक्वल है किसके? म्यू टू आर के। म्यू टू ऐसे लिख देंगे, आर की वैल्यू हम उठा के क्वेश्चन नंबर 2 से सॉरी 3 माना था हमने उसको, 3 या 4 माना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही आर की वैल्यू आई थी, यही आर की वैल्यू यही आई थी यम एन अपान आई एन प्लस यम एन अपान एन सी। ठीक है, यही हमें मिली थी। अब हम देख रहे हैं दोनों में एम एन कॉमन है, इधर भी एम एन कॉमन है, एम एन इधर भी कॉमन, एम एन उधर भी कॉमन, लेके कॉमन लेने के बाद हम कैंसिल कर देंगे तो हमें फाइनली मिलेगा म्यू वन अपान ओ एन प्लस 1 अपान एन सी, फिर इक्वल होगा किसके? म्यू टू है ये, ब्रैकेट में 1 अपान आई एन प्लस 1 अपान एन सी। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे? अब हम फिगर से काम लेंगे। फिगर में ओ एन की वैल्यू देखेंगे किस तरीके से हो सकती है, एनसी की वैल्यू किस तरीके से हो सकती है और आई एन की वैल्यू किस तरीके से हो सकती है। तो फिगर में जरा आप ध्यान से देखिए, यह मैंने ओ माना था और यह आई माना था। ठीक है, ओ एन, ओ से लेकर एन तक की वैल्यू, अच्छा ओ से एन तक की जो डिस्टेंस है वह ओपी के नियरली इक्वल होगा, मतलब ओ एन नियरली इक्वल होगा इसके ओपी के, ओ एन नियरली इक्वल टू ओपी, क्योंकि ये पी और एन बहुत ही पास हैं, तो एन और पी ये एक दूसरे पे हम कंसाइड करता हुआ मान सकते हैं। तो मतलब ओ एन नियरली इक्वल टू ओपी मान सकते हैं। और यह किसके इक्वल है? ओपी। ओपी इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, इसे हम यू ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एनसी क्या होगा वो जरा देख लिया जाए। एनसी, एन से सी तक, एन से सी तक यह नियरली इक्वल है पी से सी तक, एन से सी तक की डिस्टेंस यह नियरली इक्वल है पी से सी तक। तो एन सी इज नियरली इक्वल टू पी सी, और यह किसके इक्वल होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस आर के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से आई एन की वैल्यू क्या होगी? आई एन नियरली इक्वल टू आई पी होगा, क्योंकि पी और एन बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस हैं, तो आई एन नियरली इक्वल टू आई पी हो जाएगा। तो आई एन नियरली इक्वल टू आई पी, और आई पी क्या है? आई से पी तक का डिस्टेंस, यह डिस्टेंस है इमेज का। इमेज किधर बन रहा है? लेफ्ट साइड में। अभी हम साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे, साइन कन्वेंशन अंतिम में लेंगे, केवल वी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ओ एन, एन सी और आई एन की वैल्यू देख ली। क्या क्या होगा? सारी वैल्यू जिसमें पुट करेंगे, उसके बाद हम थोड़े आगे और प्रोसेस करेंगे, तब ये आपका जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, यूज करेंगे वैल्यू ऑफ ओ एन, एन सी और आई एन इसमें। ठीक है, तो मिलेगा हमको म्यू वन, फिर 1 अपान ओ एन की वैल्यू क्या है? यू, फिर उसके बाद हम आपका प्लस हो जाएगा, और 1 अपान एन सी की वैल्यू क्या है आपकी? ये रही, ये नहीं इक्वल टू पी से ये आर हो जाएगा, 1 अपान आर इज इक्वल टू म्यू टू, ये आपका हो जाएगा 1 अपान आई एन की वैल्यू आपकी वी है, 1 अपान वी, माइनस है प्लस है, प्लस 1 अपान एन सी मतलब आर, एन सी आर। ठीक है, अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ। चलिए, और हमारा काम हो गया, चित्र से भी हमारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है? इसी को सिंप्लीफाई करना है और उसी फॉर्म में ले आना है। ठीक है, तो देखा जाए कैसे कैसे क्या होगा। अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, म्यू 1 अपान यू हो जाएगा, प्लस म्यू 1 अपान आर हो जाएगा, इक्वल होगा म्यू 1 अपान वी के, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, प्लस म्यू 2 अपान आर के हो जाएगा इक्वल। अच्छा, इसे हम उधर ले जाते हैं, यह म्यू 2 होगा, सॉरी म्यू 2। हम क्या करते हैं? इसे उधर ले जाते हैं और इसे इधर ले जाते हैं। तो इसे उधर ले जाएंगे म्यू 1 अपान यू को, तो उधर जाके क्या होगा? पहले इसको उधर ले जाते हैं, इधर बचेगा म्यू 1 अपान आर, इसको इधर ले आएंगे तो म्यू 2 अपान आर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इसको इधर ही रहने दे रहे हैं, म्यू 2 अपान वी, और इसको इधर ले आ रहे हैं तो माइनस म्यू 1 अपान यू हो जाएगा। फिर से समझिए मैंने क्या किया। मैंने ये किया कि म्यू 1 अपान आर को यहीं रहने दिया, म्यू 2 अपान आर को लेफ्ट साइड में ले आया।
ठीक है। तो म्यू वन अपान यहाँ आर यही है, माइनस हो जाएगा, यह इधर आएगा तो ठीक है। इसको मैंने यही रहने दिया, इसको राइट साइड में ले गया तो यह माइनस म्यू वन अपान ये यू बच गया, ठीक है, यू है ये। चलिए तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो प्रूव करना है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, ठीक है। यही फार्मूला हमें प्रूव करना है जैसा कि हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अब जरा आप बताइए साइन कन्वेंशन किसके लिए क्या होगा। आर जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑफ स्फेरिकल सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स सरफेस था, कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में पड़ेगा, राइट साइड में, ठीक है। और राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव मेजर की जाती हैं। तो ये जो आर है वो प्लस आर होगा। और वी क्या होगा, वी आपका इमेज कहाँ बन रहा था, ऑब्जेक्ट साइड में, ऑब्जेक्ट साइड में इमेज बन रहा था, इसका मतलब लेफ्ट साइड में बन रहा था, इसलिए वी निगेटिव वी हो जाएगा, ठीक है। एंड यू क्या है, यू जो है वो भी लेफ्ट साइड में था, वो भी निगेटिव होगा, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव यू माइनस यू, ठीक है। तो सारी वैल्यू इसमें रखते हैं, म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन माइनस वी माइनस म्यू वन अपॉन माइनस यू। तो देखिए दोनों में से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो म्यू टू अपॉन वी लिख रहा हूं मैं, माइनस म्यू वन अपॉन यू। मैंने दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया है। दोनों में से माइनस कॉमन लेने के बाद अब इस माइनस का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं इसी में मिटा देता हूँ। देखिए अब म्यू वन अपान क्या मिला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे म्यू वन अपान आर, म्यू वन माइनस म्यू टू अपान टोटली आर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आर होगा, ऊपर जैसे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यह होगा इक्वल टू, ये म्यू टू है, इक्वल टू माइनस का म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा, ये माइनस चिन्ह हम इधर ले आएंगे, माइनस चिन्ह इधर ले आएंगे तो यह माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू हो जाएगा, ठीक है, अपॉन आर इक्वल टू इधर म्यू टू माइनस वी माइनस म्यू वन माइनस यू, ठीक है। इस माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो मिलेगा म्यू टू आगे आ जाएगा पॉजिटिव के, माइनस म्यू वन इधर हो जाएगा, अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, ठीक है। अब हम इसको इस साइड में लिख देते हैं और इसको इस साइड में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, प्रूफ। ये क्या है, रिफ्लेक्शन फार्मूला, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का जो लेक्चर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देन उसके बाद ये आप वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आई टैब पे जाके आप देखते रहिए, देन उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरी पहली वीडियो को ही देख करके स्किप कर जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला लेक्चर था वो मैंने जो है बनाया था, उसमें थोड़ी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे पता है। तो स्टूडेंट्स से ये अनुरोध है कि पहला ही लेक्चर देख करके आप स्किप मत कर जाइए, आप आगे बढ़िए। कुछ उसमें थोड़े से मेरे कुछ वीडियो में थोड़े एक्सटर्नल नॉइस है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरा जो घर है वो थोड़ा सा मेन हाईवे पे है, जिसके कारण यहाँ पे जो है नॉइस बहुत ज्यादा रहता है, गाड़ी वगैरह रहती है, इसका नॉइस बहुत ज्यादा रहता है। कुछ वॉइस में जनरेटर का भी आवाज आता है, तो वो सब आवाज तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो मैं उस सब के लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप इस लेक्चर को देखते रहिए, पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना अगर आप आधा देख के स्किप कर दे जाएंगे और आप सोच लेंगे कि हम नोट्स से पूरा कर लेंगे, तो आप नोट्स से पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप लेक्चर नहीं देखेंगे आप नोट्स से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लिखना भी होता है और उसे प्रूव भी करना होता है।
प्रूव करने वाला मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, उसको विधिवत मैं नोट्स में लिख करके आपको सेंड कर देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी मिलेगा, आप नोट्स भी लिखते रहिए और आप मेरे लेक्चर्स भी पूरा देखिए, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी कहीं भी किसी पॉइंट में तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को लीनियर मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में बताऊंगा, तो आप उसका भी इंतजार कीजिएगा। उसको भी मैं 2-3 दिन के अंदर आपको अपलोड करके दे दूंगा और उसमें भी मैं नोट्स दे दूंगा, आप आराम से उसको लिख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।